हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, अगले महीने 8 मई को बीपीएससी पीटी और 16 मई को सीडीपीओ होने वाला है। और मुझे ये भी पता है कि आप अपने प्रिपरेशन के फाइनल स्टेज में होंगे। बट क्या आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है ना कुछ अजीब सवाल? जी नहीं, अजीब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपको तभी पता चलेगा जब आप रिवाइज करेंगे। और बट डोंट वरी, आपके रिवीजन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैंने ले ली है। लेट मी टेल यू कैसे। मैं आज से रिवीजन की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसकी मैं फ़िलहाल 10 सीरीज़ लेकर आऊँगी। इसमें मैं इसके ये जो मोरलेस जो है सीडीपीओ और बीपीएससी पीटी के जो सिलेबस है वो सेम है, इसलिए दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। और ये बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न पर ही मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। मैं इसके बारे में थोड़ा आपको डिस्क्लोज करती हूँ। और एक मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप अपने पास एक पेन और पेपर ले लें और उसमें 1 से लेके 140 तक, 140 में इसलिए कह रही हूँ कि वैसे तो 150 क्वेश्चंस बीपीएससी पीटी में आते हैं, बट 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैथ्स के होते हैं। और मैथ्स जो है वो पूछने की चीज़ नहीं है, वो आप अपने रिवीजन से आप उसको बार बार रिवाइज करके उस 10 मैथ्स के 10 क्वेश्चंस को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बट बाकी जो 140 क्वेश्चंस है जो डिफरेंट सेक्शन से आने हैं, मैं उसका कैसे मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाह रही हूँ। इसके लिए आप एक तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप अपने पास पहले ही एक पेन और पेपर ले लें। उसमें 1 से लेके 140 तक नंबरिंग आप कर लें और मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। और एक क्वेश्चंस पूछने के बाद मैं आपको 5 to 6 सेकेंड्स के टाइम दूंगी। उस बीच में अगर आप मेरे आंसर डिस्क्लोज करने के पहले अगर आप आंसर बता देते हैं, आप अपने जो आपने पेपर रखा हुआ है उसमें आप टिक करते जाइए जो भी आपको लगता है कि आंसर होगा। आफ्टर 5 to 6 सेकेंड्स बाद मैं उसके आंसर को डिस्क्लोज करूँगी और साथ ही साथ मैं उसके एक्सप्लेनेशंस भी दूंगी। तो एट द एंड ऑफ द सीरीज़ आप खुद देख पाएंगे कि आपने कितने आंसर्स सही किए हैं और कितने आंसर्स गलत किए हैं। और मुझे यकीन है कि आप डे बाय डे जैसे जैसे आप सीरीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे परफेक्शन को अटेन करते जाएंगे। वैसे भी देखिए, तैयारी कर लेना एक बात है, तैयारी तो सब कर लेते हैं, बट उस तैयारी के बाद कितनी चीज़ें आप अपने दिमाग में रिटेन करके रख पाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से ही आने वाला है। इसलिए मैं अब से ये रिवीजन आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ। और पहले मैं आपको एक अपने बुक के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। ये करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स है, जो कि अभी अभी मार्केट में आ चुकी है। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और समसामयिकी है। और ये है वस्तुनिष्ठ बिहार करंट अफेयर्स, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स हैं, उसके एक्सप्लेनेशंस हैं। और ये हमारी 2 बुक, छोटी लिटिल मास्टर कह सकते हैं आप, ये वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य ज्ञान और नवीनतम बिहार सामान्य ज्ञान। इस बुक को तैयार करने में हमारी एडिटोरियल टीम, यकीन मानिए, बहुत मेहनत करती है। और जैसे ही कुछ चेंजेस आते हैं हम तुरंत इसको अपडेट कर देते हैं। तो ये 4 बुक अगर आप ले लेंगे तो आपके रिवीजन में, आपकी तैयारी में ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे ये बुक। तो चलिए आज की सीरीज़ मैं स्टार्ट करती हूँ। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति STS 107 मिशन से संबंधित है? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सतीश धवन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब मैं आपको 5 से 6 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप फटाफट अपने आंसर्स मार्क कर लें। और इसका आंसर है कल्पना चावला। अब मैं इसके एक्सप्लेनेशंस भी बताती हूँ आपको। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से संबंधित एक अमेरिकी वाणिज्यिक कार्गो अंतरिक्ष यान का नाम नासा अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है,
जो अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने मानव अंतरिक्ष यान में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अमेरिकी वैश्विक एयरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमन ने घोषणा की कि इसके अगले सिग्नस कैप्सूल का नाम SS कल्पना चावला की स्मृति में रखा गया, जो 2003 में अंतरिक्ष यान कोलंबिया में सवार अपने 6 साथियों के साथ दुर्घटना का शिकार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महिलाओं में से कौन राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बन गई हैं? एंड द ऑप्शन इज शिवांगी सिंह, नम्रता जोशी, कुंजन सक्सेना, अश्विनी चतुर्वेदी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। एंड द आंसर इज शिवांगी सिंह। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह भारत की सबसे आधुनिक मल्टी रोल लड़ाकू विमान राफेल की उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट हैं। द्वितीय महिला लड़ाकू पायलट की सदस्य रही शिवांगी को 2017 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। वर्तमान भारतीय सेना में सबसे पुराना लड़ाकू विमान MiG-21 बाइसन है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है? APJ अब्दुल कलाम, गोविंद स्वरूप, सतीश धवन, होमी जहांगीर भाभा। उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज गोविंद स्वरूप। जी हाँ, इसका आंसर है गोविंद स्वरूप। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी गोविंद स्वरूप का 91 वर्ष की आयु में पुणे में निधन हो गया। उन्होंने भारत में रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसके कारण इन्हें भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। वह पुणे में TIFR नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के संस्थापक निदेशक थे। इन्होंने पुणे के पास ऊटी रेडियो टेलीस्कोप भारत और विशालकाय मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT की अवधारणा, डिजाइन और स्थापना में अमूल्य योगदान दिया था। गोविंद स्वरूप को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिसमें रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का हर्शल मेडल, पद्मश्री URSI डेलिंगर मेडल और ऑस्ट्रेलिया का ग्रोट रेबर मेडल शामिल है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्मानेट हार्मोन OSAZ9 किसके संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है? चावल, गेहूं, मक्का, कपास। उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज चावल। अब मैं इसके एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ। जैस्मोनेट हार्मोन चावल के पौधों में पोटेशियम की कमी से लड़ने तथा उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने देश में प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है? और इसके ऑप्शन से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज रसायन और उर्वरक मंत्रालय। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। यह योजना 2019 में शुरू की गई थी। प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में स्थापित किए जाएंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्राइडे फॉर फ्यूचर आंदोलन संबंधित था, किससे संबंधित था? परमाणु हथियारों के निरस्त्रीकरण, जूनोटिक डिजीज को रोकना, वैश्विक जलवायु हड़ताल, वन्य जीव संरक्षण। या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज वैश्विक जलवायु हड़ताल। फ्राइडे फॉर फ्यूचर के बैनर तले छात्रों और युवाओं ने जलवायु न्याय की मांग करने वाले एक वैश्विक आंदोलन द्वारा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के बाहर विरोध किया। उनकी मांगों ने स्क्रैपिंग ड्राफ्ट EIA 2020, अरावली को बचाने, यमुना के प्रदूषण को रोकने के लिए सीवेज प्रबंधन संयंत्र में सुधार, नीति निर्माण में सार्वजनिक भागीदारी और स्कूलों में बेहतर पर्यावरण शिक्षा आदि शामिल हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस राज्य ने गैर संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज केरल।
द यूएन इंटीग्रेसी टास्क फोर्स अवार्ड WHO द्वारा केरल को मिला है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, UNSC 1267 प्रतिबंध समिति संबंधित है, किससे संबंधित है? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, एक गैर परमाणु देश को परमाणु प्रौद्योगिकी प्राप्त करने से रोकना, राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र को बढ़ावा देना, UNSC में सुधार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति के तहत प्रतिबंधित सूची में शामिल करने के लिए अंगारा अप्पाजी, गोविंद पटनायक, अजय मिस्त्री और वेणु माधव डोंगारा का नाम दिया था। बहरहाल परिषद में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम ने इस कदम को अवरुद्ध कर दिया, जिससे पाकिस्तान की यह कोशिश नाकाम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टों को विनियमित किया जाता है, किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय सहकारी समिति, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को विनियमित करने की तैयारी कर रहा है। यह NHAI को उसके पूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों का मुद्रीकरण करने में सक्षम करेगा, जिसके पास कम से कम 1 वर्ष का टोल संग्रह ट्रैक रिकॉर्ड है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पूंजी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड कैपिटल इंस्टीट्यूट फोरम, उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज विश्व बैंक। विश्व बैंक द्वारा जारी HCI 2020 में 174 देशों में भारत का स्थान 116वां है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 5 स्टार गांव की योजना का हिस्सा नहीं है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, किसान विकास पत्र, प्रधानमंत्री किसान सेवा योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। एंड द आंसर इज प्रधानमंत्री किसान सेवा योजना। 5 स्टार योजना के अंतर्गत शामिल सुविधाएं हैं बचत बैंक खाता, आवर्ती जमा खाता, NSC KVP प्रमाण पत्र, सुकन्या समृद्धि खाता, PPF खाता, वित्त पोषित डाकघर बचत खाता तथा भारत डाक भुगतान बैंक खाता। इसके अतिरिक्त पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खाता, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खाता आदि शामिल हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? बास्पोरस, जिब्राल्टर, डोवर, बेरिंग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज जिब्राल्टर। यूरोप और अफ्रीका के बीच जल संधि का नाम जिब्राल्टर जल संधि है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली तथा अफ्रीकी और यूरोप को अलग करने वाली यह प्रमुख जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिसूचनीय बीमारी की रिपोर्ट न करना है, क्या है वो आप बताएं? आपराधिक अपराध, नागरिक अपराध, आपराधिक अपराध और नागरिक अपराध दोनों, ना तो कोई आपराधिक अपराध है ना ही कोई नागरिक अपराध है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज आपराधिक अपराध। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च NCDIR द्वारा जारी की गई थी। NCRP को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा 1982 में देश के चुनिंदा अस्पतालों में शुरू किया गया था। तब से इसने कैंसर की घटनाओं, मृत्यु दर और कैंसर के नैदानिक पहलुओं पर लगातार और व्यवस्थित रूप से डेटा एकत्र किया है, जो प्रवृत्ति, अस्तित्व और बीमारी के आकलन में मदद करता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर सतलज यमुना लिंक नहर गुजरती है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताती हूँ। पंजाब के मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी थी कि यदि केंद्र सरकार ने सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने के लिए दबाव बनाया तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सतलज यमुना लिंक नहर SYL सतलज और यमुना नदियों को जोड़ने के लिए एक निर्माणाधीन नहर है।
नहर पर दशकों पुराना विवाद, जिसे पंजाब से हरियाणा में जल ले जाने के लिए विवाद माना जाता है, रावी ब्यास के जल बंटवारे को लेकर असहमति का मूल कारण है। ब्यास नदी पंजाब में सतलज नदी से मिलती है। 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद हरियाणा का पृथक राज्य के रूप में निर्माण हुआ, जिनके बीच नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था और जिसके बाद पंजाब ने रावी और ब्यास के जल को हरियाणा के साथ साझा करने से इनकार कर दिया था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चुनौती प्रतियोगिता का शुभारंभ इसके द्वारा किया गया है। अब आप बताएं किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के टियर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के लिए स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को और बढ़ावा देने के लिए चुनौती अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेमोरियल ब्लू प्लाक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? तुलसी गबार्ड, आनंदी एविस, नूर इनायत खान, स्वाति मिश्रा। या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज नूर इनायत खान। द्वितीय विश्व युद्ध की ब्रिटिश जासूस नूर इनायत खान पहली भारतीय मूल की महिला बन गई जिन्हें मेमोरियल ब्लू प्लाक से सम्मानित किया गया। इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा संचालित ब्लू प्लाक योजना वैसे लोगों और संगठनों को सम्मानित करती है जो लंदन में विशेष इमारतों से जुड़े थे। वह 1943 में नाजी अधिकृत फ्रांस में ब्रिटेन के विशेष परिचालन कार्यकारी के लिए रेडियो ऑपरेटर के रूप में गई थी। उन्हें 1944 में डकाऊ ध्यान शिविर में मार दिया गया था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने रेस्तरां की मदद के लिए ईट आउट टू हेल्प आउट योजना की है? यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, नॉर्वे, रूस। या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। यह यूके सरकार द्वारा आतिथ्य व्यवसायों का समर्थन करने के लिए एक आर्थिक सुधार उपाय है, क्योंकि यह देश में कोविड-19 लॉकडाउन के बाद फिर से खुल गया है। इस योजना के तहत सरकार प्रति सप्ताह सोमवार से बुधवार तक रेस्तरां में भोजन केवल गैर मादक पेय पर 50% की सब्सिडी देगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी क्रॉसिंग रोपवे को जनता को समर्पित किया गया था। यह किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, कोसी, लोहित। या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी क्रॉसिंग रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित जनता के लिए खोल दिया गया है। 1.8 किलोमीटर लंबे रोपवे में दोनों किनारों के बीच यात्रा का समय 8 मिनट है। दो किनारों के मध्य वर्तमान यात्रा फेरी 30 मिनट या अधिक या पुल द्वारा सड़क के माध्यम से पूरी होती है, जो आमतौर पर 1 घंटे से अधिक समय लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर सरकारी महासागरीय आयोग द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा स्थापित किया गया है? विश्व मौसम संगठन, यूनेस्को, समुद्री अन्वेषण अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान। या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज यूनेस्को। IOC की स्थापना यूनेस्को द्वारा की गई थी। 27 अक्टूबर 1961 में इसकी प्रथम बैठक पेरिस में हुई थी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, नुआखाई जुहार है वो क्या है बताइए? आंध्र प्रदेश का नववर्ष समारोह, तेलंगाना का कृषि महोत्सव, ओडिशा का कृषि महोत्सव, पश्चिम बंगाल का नववर्ष समारोह। या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज ओडिशा का कृषि महोत्सव। इस त्योहार को गणेश चतुर्थी के ठीक अगले दिन मनाया जाता है। यह किसानों का त्यौहार है। इसे नाबन्ना के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिमी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड के उत्तरकाशी वन में UNDP की सहायता से भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में मिल्ने आइस शेल्फ स्थित है? कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड, आइसलैंड। या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज कनाडा। आर्कटिक क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग के कारण कनाडा के
एलिसमेरी द्वीप के मिलने आइस शेल्फ के अलग होने की संभावना बढ़ गई है। जुलाई 2020 के मध्य 2 दिनों के भीतर मिलने आइस शेल्फ की 40% से अधिक बर्फ पिघल गई थी। इससे बर्फ की तेजी से पिघलने और पुरानी बर्फ की चट्टानों के टूटने पर चिंता बढ़ गई है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता में मानव अस्तित्व का आधार बनता है मिट्टी का निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, कचरे का पुनर्चक्रण, फसलों का परागण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सभी सही है। जैविक विविधता मिट्टी की संरचना के निर्माण, रख रखाव, नमी और पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। दूसरी ओर पेड़ जल स्तर को कम करते हैं और मिट्टी की ऊपरी सतह पर जमा खनिज लवण को कम करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित किया गया है? पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज उपयुक्त में से एक से अधिक। ए और सी सही है। पूरे विश्व में ए और सी सही है। ए है पूर्वी हिमालय और सी है पश्चिमी घाट। पूरे विश्व में 25 क्षेत्रों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें से भारत में 2 हॉटस्पॉट है, पहला पूर्वी हिमालय और दूसरा पश्चिमी घाट। जैव विविधता हॉटस्पॉट एक जैव भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें समस्त वनस्पति, जीव जंतु और पर्यावरण जैसी जैव विविधता का समृद्ध भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीटोन प्रजाति के बारे में गलत कथन है? कीटोन प्रजातियां छोटे आकार के पौधे और जीव हैं जिनका पर्यावरण पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कीटोन प्रजातियां एक पारिस्थितिक समुदाय की संरचना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कीटोन प्रजातियां आमतौर पर अन्य जीवों को प्रभावित नहीं करती हैं। भारत में कीटोन की कोई प्रजाति नहीं है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज उपयुक्त में से एक से अधिक। ए, सी और डी गलत है। कीटोन प्रजातियां जरूरी नहीं कि वह छोटे आकार की हो, हालांकि ये पर्यावरण को बहुत प्रभावित करती हैं। ये कई अन्य जीवों को प्रभावित करके पारिस्थितिक समुदाय की संरचना को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि कीटोन प्रजाति को पारिस्थितिक तंत्र से हटा दिया जाए तो यह आकस्मिक परिवर्तन का अनुभव कराता है, भले ही वह जीव बायोमास या उत्पादकता के उपायों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का छोटा ही हिस्सा क्यों न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों में पेड़ की पत्ती का आकार छोटा हो जाता है, क्यों? क्योंकि उपापचय को कम करता है, वाष्पोत्सर्जन को कम करता है, प्राकृतिक विकास को बनाए रखता है, पौधों को जानवरों से बचाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। शुष्क क्षेत्रों में पेड़ की पत्ती का आकार छोटा होता है क्योंकि यह वाष्पोत्सर्जन को कम करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से REDD प्लस प्रोग्राम किससे संबंधित है? परमाणु अप्रसार संधि, जैव विविधता सम्मेलन CBD, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य MDG, पृथ्वी सम्मेलन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज जैव विविधता सम्मेलन। निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती, REDD+, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा विकसित एक तंत्र है। यह वनों में संग्रहित कार्बन के लिए एक वित्तीय मूल्य निर्धारित करता है जो विकासशील देशों को वनाच्छादित भूमि से उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश करता है और कम कार्बन स्रोतों में स्थायी विकास के लिए निवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग भारत में हरी खाद के लिए किया जाता है? गेहूं, सनई, कपास, चावल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज सनई। हरी खाद वैसी खाद है जो हरे पौधों से बनती है। सनई सबसे महत्वपूर्ण हरी खाद फसलों में से एक है जिसमें ढैंचा, क्लस्टर बीन्स, सेसबानिया, रेस्ट्रोटा और अन्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद ने पहली बार जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा दी थी? जूलिया हिल, जॉन म्यूर, नॉर्मन मायर्स, गेलार्ड नेल्सनल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज नॉर्मन मायर्स। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा जीव विज्ञानी नॉर्मन मायर्स द्वारा की गई थी।
जैव विविधता हॉटस्पॉट एक जैव भौगोलिक क्षेत्र है जो जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मध्य सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक उच्च दबाव विकसित होता है तो मौसम की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस उच्च दबाव वाले क्षेत्र से उच्च और शुष्क हवाएं बाहर की ओर बहेंगी। उत्तरी मैदान ठंडा हो जाएगा। शुष्क गर्म हवाएं दिन के समय लू में बहती हैं। गरज के साथ मूसलाधार बारिश होगी या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज उपयुक्त में से एक से अधिक। ए और बी सही है। उच्च और शुष्क हवाएं उच्च दाब क्षेत्र से बाहर की ओर बहेंगी जब भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर एक उच्च दबाव विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संबंध में सही है? यह भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। यह भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ ज्वालामुखी स्थित है। यह भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ कोरल रीफ पाया जाता है। इस द्वीप में कोई जनजाति स्थायी रूप से निवास नहीं करती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज उपयुक्त में से एक से अधिक। ए और बी सही है। अंडमान द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में एक भारतीय द्वीप समूह है। लगभग 300 द्वीपों वाला यह द्वीप समूह सफ़ेद रेत वाले समुद्र तटों, मैंग्रोव और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठारों के गलत भौगोलिक प्रसार को दर्शाता है? छोटा नागपुर का पठार झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ के निकटवर्ती भागों में। दक्कन का पठार उत्तर की ओर विंध्य तथा पूर्वी और पश्चिमी घाटों से घिरा हुआ है। मालवा पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। मालवा पठार राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। एंड इसका आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। डी गलत है। छोटा नागपुर का पठार पूर्वी भारत में अवस्थित एक पठार है जो झारखंड राज्य के साथ साथ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के आसपास के हिस्सों को सम्मिलित करता है। दक्कन का पठार दक्षिणी भारत का एक बड़ा पठार है। यह 100 मीटर 330 फीट तक बढ़ जाता है। यह चट्टान पूरे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैली हुई है। मालवा का पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में विस्तृत है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में सही है? नगरों में अच्छी तरह से ढकी हुई नालियां थीं और घरों में शौचालय थे। ईंटों का उपयोग इतिहास में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों द्वारा किया गया था। सभी घर एक मंजिला थे जो समान आर्थिक स्थिति दर्शाने वाले मानक आकार पर निर्मित थे। सरप्लस अनाज के भंडारण के लिए एक उचित भंडारागार बनाए गए थे या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ई। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पक्की ईंटों का पहली बार उपयोग किया गया था। यहाँ के घर एक मंजिला और बहुमंजिला दोनों थे जो लोगों की अलग अलग आर्थिक स्थिति को दर्शाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयाग प्रशस्ति के संबंध में गलत है? इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की राजनीतिक और सैन्य उपलब्धि की प्रशंसा के लेख हैं। यह शिलालेख गुप्तकालीन दरबारी कवि और मंत्री हरिशेन द्वारा लिखा गया था। अशोक की राजाज्ञा से संबंधित यह शिलालेख पाली भाषा में लिखित है और राजाज्ञा में अशोक, गुप्त और जहांगीर के शिलालेख हैं। या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रयाग प्रशस्ति का श्रेय 4वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को दिया जाता है जो अशोक के शिलालेखों के ठीक नीचे है। इसे गुप्त युग की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। यह उत्कृष्ट संस्कृत रचना है जिसे कवि और मंत्री हरिशेन द्वारा परिष्कृत गुप्त लिपि ब्राह्मी के बाद के संस्करण में लिखा गया है। यह शिलालेख समुद्रगुप्त की प्रशंसा करने वाली एक प्रशस्ति है जो उनके शासनकाल की राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियों को सूचीबद्ध करता है। इसमें उसका दक्षिण अभियान भी शामिल है। यह गुप्त साम्राज्य और उसके समकालीन अन्य प्रांतों के शासकों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है और उस युग के भू राजनीतिक परिदृश्य के बारे में बहुत कुछ जानने का स्रोत भी है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चोल साम्राज्य के समाज से संबंध में सही है? चोल शैव थे और उन्होंने केवल शिव मंदिरों का संरक्षण किया था। इस अवधि के दौरान देवदासी प्रणाली का उदय हुआ था। सती प्रथा समाज में अनुपस्थित थी। चोल शासन के दौरान के शिलालेखों में 6 व्यापक जाति विभाजनों का उल्लेख है। या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज, इस अवधि के दौरान देवदासी प्रणाली का उदय हुआ। चोल काल के दौरान जाति व्यवस्था व्यापक रूप से प्रचलित थी।
चोल काल के दौरान जाति व्यवस्था व्यापक रूप से प्रचलित थी। ब्राह्मण और क्षत्रियों ने विशेष सुविधाओं का उपयोग किया। चोल शासन के बाद के काल के शिलालेखों में बलंगई और इनगई जातियों के बीच दो प्रमुख विभाजनों का उल्लेख है। हालांकि सामाजिक और धार्मिक जीवन में विभिन्न जातियों और उपजातियों के बीच सहयोग था। महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। शाही परिवारों में सती प्रथा प्रचलित थी। इस अवधि के दौरान मंदिरों से जुड़ी देवदासी प्रणाली या मंदिरों के नृत्य करने वाली लड़कियों का उत्कर्ष हुआ। चोल काल के दौरान शैववाद और वैष्णववाद दोनों फलते फूलते रहे। चोल राजाओं और रानियों के संरक्षण में कई मंदिरों का निर्माण किया गया था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चोल काल के दौरान ग्राम सभाओं के गठन और कार्य प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तंजौर शिलालेख, मामल्लपुरम शिलालेख, उत्तर मेरूर शिलालेख, गंगई कोंड चोलपुरम शिलालेख, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज उत्तर मेरूर शिलालेख। ग्राम और उसकी समितियों के साथ ग्राम स्वायत्तता प्रणाली का विकास इस युग में हुआ था, जो चोल शासन के दौरान परिणति तक पहुंच गई थी। उत्तर मेरूर में पाए गए पारांतक प्रथम की अवधि से संबंधित दो शिलालेख ग्राम सभाओं के गठन और कार्यों का विवरण प्रदान करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 85 अनुवाक और 1028 सूक्त हैं। इनमें 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध वाक्यांश वसुधैव कुटुम्बकम किस उपनिषद से संबंधित है? मुंडक उपनिषद, महोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, केन उपनिषद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज महोपनिषद। यह सनातन धर्म का मूल संस्कार तथा विचारधारा है, जो महाउपनिषद सहित कई ग्रंथों में लिपिबद्ध है। इसका अर्थ धरती ही परिवार है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न होता है। पंजाब के मैदान में कम दबाव, भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में उच्च दबाव, वायुधारा के अवरोहों तथा भूमध्य रेखीय निम्न दबाव को परिवर्तित करना, हिमालय, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज उपयुक्त में से कोई नहीं। दक्षिण पश्चिम मानसून मुख्य प्रणाली है, जिसके माध्यम से लगभग संपूर्ण भारतीय भूमि पर बड़े पैमाने पर वर्षा होती है। इसके पूरे भारत में लगभग 80% वर्षा होती है। भारतीय महाद्वीप का विशाल आकार समुद्र से वाष्पीकृत हवाओं को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तापीय दाब विकसित करने में मदद करता है। उत्तर में हिमालय की बहुत ऊंची और चौड़ी पर्वत श्रृंखलाएं पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं। इस प्रकार यह उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय वायु द्रव्यमानों के बीच एक दुर्जेय भौतिक अवरोध उत्पन्न करती है। ये अवरोध नमी युक्त हवाओं से वर्षा कराता है। हिमालय पर चढ़ते समय शीतलन प्रभाव के कारण उनकी नमी धारण क्षमता कम हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप उच्च वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहाड़ी स्थलों को ध्यान में रखते हुए निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है? डोडाबेटा, कैलाश, धौलगिरी, विंध्याचल, डोडाबेटा, विंध्याचल, धौलगिरी, कैलाश, धौलगिरी, कैलाश, डोडाबेटा, विंध्याचल, धौलगिरी, विंध्याचल, डोडाबेटा, कैलाश, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज डोडाबेटा, विंध्याचल, धौलगिरी, कैलाश। तमिलनाडु में अवस्थित नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंचा पर्वत डोडाबेटा 2637 मीटर है। यह विंध्य पर्वत मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में विस्तृत है। नेपाल में धौलगिरी का विस्तार कालीगंडकी नदी के पश्चिम में भेरी तक 120 किलोमीटर तक है। माउंट कैलाश शिखर तिब्बत के सुदूर दक्षिण पश्चिम में हिमालय पर्वत में स्थित है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वत प्रणाली को भारत के खनिजों के भंडार के रूप में जाना जाता है? कडप्पा प्रणाली, आर्कियन पर्वत प्रणाली, धारवाड़ प्रणाली, या विंध्य प्रणाली, या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर है धारवाड़ प्रणाली। भारत में धारवाड़ चट्टान प्रणाली पहली कायांतरित परतदार चट्टानें हैं। धारवाड़ चट्टानें लौह एस्क, मैंगनीज, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी आदि से समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा किसके संगम का परिणाम है? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, कर्णप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, गंगोत्री में भागीरथी और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, या उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका आंसर है देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है, जिसके बाद यह गंगा के नाम से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व की ओर बहने वाली नदी प्रणालियों के लिए डेल्टा सामान्य है, जबकि पश्चिम तट पर लगभग अनुपस्थित है, क्योंकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी छोटी है, उसमें पानी की मात्रा कम होती है और गाद कम चलती है, शुष्क क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। पश्चिमी घाट में उत्पन्न होने वाली नदियों समुद्र से मिलने के पहले कम दूरी तय करती हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज, इसमें पानी की मात्रा कम होती है और गाद कम चलती है। अधिकांश पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की तुलना में कम दूरी तय करती हैं। कठोर चट्टानों और उच्च ढालों के कारण पश्चिमी तट पर बहने वाली नदियाँ पूर्वी तट पर बहने वाली नदियों की तुलना में बड़ी मात्रा में सिल्ट इकट्ठा कर लेती हैं और बहुत उच्च गति के साथ बह सकती हैं। पूर्वी नदियाँ अपरिदित पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं से होकर बहती हैं, इसलिए यह चौड़ी होती है और समुद्र में मिलने से पहले उनका वेग कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप ये नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले तलछट और गाद जमा करती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है, किसको जोड़ता है? इलाहाबाद हल्दिया, सादिया धुबरी, कोल्लम कोट्टपुरम, काकीनाडा पुदुचेरी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज इलाहाबाद हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा, भागीरथी और हुगली नदी तंत्र से जुड़ा है, जो 1620 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ से ढकी घेपड़ झील स्थित है, कहाँ पे है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इज हिमाचल प्रदेश। बर्फ से ढकी घेपड़ झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खेती को स्थानांतरित करने की मुख्य विशेषताएं नहीं है? मानव श्रम पर उच्च निर्भरता, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, भूमि उपयोग के माध्यम से कम उपजाऊ मिट्टी का उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। झूम कृषि एक प्रकार की खेती है जहां लोग फसल उगाने के लिए जंगल में अस्थायी खेती करते हैं। जब 2-3 साल बाद मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाती है तो झूम कृषक जमीन का एक और उपयुक्त भूखंड देखने के लिए उस खेत को छोड़ देते हैं। पूर्व खेत को परती छोड़ दिया जाता है, जबकि नई खेती योग्य भूमि पर कृषि कार्य प्रारंभ किया जाता है। किसान 20 से 30 साल के बाद छोड़ी गई परती भूमि पर पुनः कृषि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चाय की खेती के लिए अनुकूल नहीं है? गर्म तापमान, उच्च वर्षा, उच्च ऊंचाई, या झुकी हुई भूमि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है उच्च ऊंचाई। चाय के लिए विकल्प सी अच्छा नहीं है। भारत दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। चाय के उत्पादन में वृद्धि के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। तापमान चाय के उत्पादन के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस आदर्श है। गर्मियों में उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। चाय की वृद्धि के लिए सबसे कम तापमान 16 डिग्री सी है। वर्षा चाय की खेती के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी चाय की झाड़ियों को चूने और लोहे के साथ उपजाऊ पहाड़ी मिट्टी की आवश्यकता होती है। भूमि चाय की खेती के लिए अच्छी तरह से सूखी भूमि की आवश्यकता होती है। चाय के पौधों के लिए पानी की ठहराव अच्छा नहीं है। भारी वर्षा लेकिन पानी की कोई स्थिरता नहीं हो, ऐसी पहाड़ी ढलानें चाय की खेती के लिए अच्छी हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि की कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेवार है? कम प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर, उत्तराधिकारियों के बीच भूमि को समान रूप से विभाजित करने का प्रचलन, जुताई की पारंपरिक तकनीकों का उपयोग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। बी और सी सही है। भारत में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की कमी के लिए जिम्मेदार कारक है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर और उत्तराधिकारियों के बीच भूमि को समान रूप से विभाजित करने का प्रचलन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मिट्टी दिया हुआ है और दूसरी तरफ राज्य। जलोढ़ उत्तर प्रदेश, रेगुर महाराष्ट्र, लेटराइट पंजाब, लाल और पीली छत्तीसगढ़, या उपयुक्त में से कोई नहीं।
एंड इसका आंसर है लेटराइट, पंजाब। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में लौह तत्व और एल्यूमिनियम बहुतायत में पाए जाते हैं, जो गीले और शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निर्मित होते हैं। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लगभग सभी लेटराइट मिट्टी लाल होती है। यह मूल चट्टान के लंबे और कठोर अपक्षय द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में लेटराइट मिट्टी के बारे में सही नहीं है? इस मिट्टी का अध्ययन पहली बार बुकानन द्वारा किया गया था। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टी है जिसे ऋतुवन वर्षा होती है। इस मिट्टी में लौह की मात्रा कम होती है लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। ये सह्याद्री और पूर्वी घाट के शिखर पर अच्छी तरह से विकसित अवस्था में है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड आंसर इज, इस मिट्टी में लौह की मात्रा कम होती है लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। लेटराइट मिट्टी एल्यूमिनियम और लौह तत्व से समृद्ध होती है, जो गीले और गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निर्मित होती है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लगभग सभी लेटराइट मिट्टी लाल होती है। यह मूल चट्टान के लंबे और कठोर अपक्षय द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताएं किस भारतीय राज्य की है? इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्धशुष्क है। इसका मध्य भाग कपास का उत्पादन करता है। नकदी फसलों की खेती खाद्य फसलों में प्रमुख है। निम्नलिखित में से किस राज्य में उपरोक्त सभी विशेषताएं हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज गुजरात। गुजरात का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1,96,02,400 हेक्टेयर है, जिसमें से 1,63,07,000 हेक्टेयर में फसल उगाई जाती है। गुजरात की कृषि में वृद्धि के 3 मुख्य स्रोत कपास उत्पादन, उच्च मूल्य वाले खाद्य पदार्थ जैसे पशुधन, फल एवं सब्जियां और गेहूं उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कठोर चट्टान के कारण वर्षा जल का उत्सर्जन कम होता है। अधिकांश नदियां मौसमी हैं और गर्मी के कारण सूख जाती हैं। भूमिगत जल स्तर अधिक है। तालाबों का निर्माण करके वर्षा जल को आसानी से संग्रहित किया जा सकता है, या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज भूमिगत जल स्तर अधिक है। उत्तर में भूमिगत जल स्तर प्रायद्वीपीय क्षेत्र से कम और उत्तरी क्षेत्र में उच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में के 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों 2011 के हिसाब से का सही अवरोही क्रम है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या 19 से 96 करोड़ है। दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है, जबकि तीसरे स्थान पर बिहार है, जिसकी जनसंख्या आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी पाकिस्तान के साथ सामान्य सीमाएं हैं? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज पंजाब, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। पंजाब, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात की पाकिस्तान के साथ सामान्य सीमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफीवाद के बारे में गलत है? उनका मत था कि मानवता की सेवा भगवान की सेवा के समान है। उन्होंने गायन का एक नया संस्करण पेश किया जिसे कव्वाली कहा जाता है, जिसके हाथ की ताली के साथ ताल दिया जाता है। उन्होंने अंतरात्मा और ईश्वर से जुड़ने के लिए ध्यान पर जोर दिया था। उन्होंने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज उन्होंने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया था। पारंपरिक सूफी संतों ने पश्चाताप, संयम, त्याग, गरीबी और भगवान में विश्वास आदि गुणों पर जोर दिया। आरंभिक सूफी संत खानाबदोश जीवन जीते थे, लेकिन कुछ ही समय में सूफी समूह स्थिर जीवन जीने लगे और अब सूफी सिलसिलों के गठन पर ध्यान देने लगे। सूफियों को ब्रह्मचर्य पर विश्वास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंह वर्मन के संबंध में गलत विकल्प चुने। उन्हें मामल्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है महान पहलवान। वह चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की सेना से हार गया था।
उसने शासनकाल के दौरान हेनसांग ने पल्लव राजधानी कांचीपुरम की यात्रा की। वह मामल्लपुरम शहर का संस्थापक था और उसके शासनकाल के दौरान एकाशम पत्थर से मंदिर बनाए गए थे। या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज वह चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की सेना से हार गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम को मामल्ल के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है महान पहलवान। वह चालुक्य शासक पुलकेशिन II के हाथों अपने पिता की पराजय का बदला लेना चाहता था। कांची के पास मणिमंगलम की लड़ाई में पुलकेशिन द्वितीय पर उसकी जीत का उल्लेख कुर्म ताम्रपत्र में किया गया था। उसके शासनकाल के दौरान वेनसांग ने पल्लव राजधानी कांचीपुरम का दौरा किया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के बारे में सही कथनों का चयन करें। उसने चौसा का युद्ध और कन्नौज के युद्ध में 2 बार मुगल सम्राट हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था। उसने रुपया नामक एक मानकीकृत चांदी का सिक्का जारी किया। अकबर की शासन प्रणाली और कराधान काफ़ी हद तक शेरशाह द्वारा स्थापित प्रणाली पर आधारित थी। सासाराम के पास एक युद्ध में शेरशाह की अकबर की सेना के खिलाफ लड़ाई में मृत्यु हो गई थी। या ऑप्शन ई। और इसका आंसर है ऑप्शन ई। 13 मई 1545 को राजपूतों के कालिंजर जिले की घेराबंदी के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह की जब किले पर अधिकार करने की सभी रणनीति विफल हो गई तो उसने किले को बारूद से उड़ाने के लिए सैनिकों को आदेश दिया, लेकिन बारूद के विस्फोट के परिणाम स्वरूप वह खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। रुपया शब्द जो पहले किसी भी चांदी के सिक्के के लिए जेनेरिक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता था, परंतु उसके शासन के दौरान रुपया शब्द का उपयोग 178 ग्रेन के मानक वजन के चांदी के सिक्के के रूप में किया जाने लगा, जो आधुनिक रुपये का अग्रदूत बन गया। मोहर नामक सोने के सिक्कों का वजन 169 ग्रेन और दाम नाम से प्रचलित तांबे के सिक्कों को सरकार द्वारा नियमित किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सही कथन ज्ञात कीजिए। अलाउद्दीन ने पहली बार सेना में सुधार की शुरुआत की और घोड़ों के दाग और सैनिकों के बारे में बायोमेट्रिक जानकारी चेहरा प्रणाली शुरू की। उसने देशव्यापी गुप्तचर प्रणाली का आयोजन और शुरुआत की। वह प्रथम सुल्तान था जिसने सल्तनत की स्थायी सेना स्थापित की। उसने बृहत मंगोल आक्रमणों का सामना किया और वह उसका सामना करने में भी सक्षम था। या ऑप्शन ई। एंड आंसर इज, उसका आंसर ऑप्शन ई है। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए सिरी, दिल्ली में स्थित सिरी किला में राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसने ईरानी सिद्धांत दैवीय अधिकार को लागू किया, जिसमें कहा गया कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि है। उसके दरबार में केवल राजा को बैठने की अनुमति थी और बाकी लोग सभी खड़े रहते थे। उसने कदम बोसी, पैरों का चुंबन और सजदा, सुल्तान के सामने झुकना शुरुआत की। निम्नलिखित में से किस शासक ने उपरोक्त प्रणाली की शुरुआत की? बलबन, इल्तुतमिश, औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक। या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज बलबन। बलबन ने अपने साम्राज्य को मजबूत स्थिति प्रदान करने और सर्वोच्च व निर्विवाद रूप से राजा की स्थिति विस्थापित करने के लिए दैवीय अधिकार का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वह सभी के मन में यह डर बैठाना चाहता था कि कोई उसके खिलाफ विद्रोह करने की सोच भी नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चोल शासक के समय गंगैकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बना? परांतक चोल 1, राजेंद्र चोल 1, राजराज चोल 1, विक्रम चोल। या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज राजेंद्र चोल 1। गंगैकोंड चोलपुरम का सृजन राजेंद्र चोल प्रथम ने चालुक्य और अन्य सामंतों जैसे गंग, पाल आदि पर अपने विजय के उपलक्ष्य में किया था। इसकी जीत ने उसे गंगैकोंडा की उपाधि ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगुंबद इंडो इस्लामिक वास्तुकला की सबसे शानदार विशेषताओं में से एक था। द्विगुंबद बनाने का मुख्य कारण क्या था? यह बाहर से इमारत की ऊंचाई और भव्यता बनाए रखता है और अभी भी अंदर से छत को सौंदर्यपूर्ण बनाए रखता है। द्विगुंबद एक इको साउंडिंग सिस्टम है जो ध्वनि को बढ़ाता है। इससे कमरे को ठंडा रखने में मदद मिलती है। इसके एकल गुंबद की स्थापना की तुलना में कम निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था। या ऑप्शन ई। एंड आंसर इज, यह बाहर से इमारत की ऊंचाई और भव्यता बनाए रखता है और अभी भी अंदर से छत को सौंदर्यपूर्ण बनाए रखता है।
स्मारकों को उचित ऊंचाई प्रदान करने के लिए सौंदर्य मूल्यों को नुकसान पहुंचाए बिना इस्लामी वास्तुकला में डबल गुंबद प्रणाली को अपनाया गया। डबल गुंबद दो परतों से बना होता है। डबल गुंबद की पहली परत इमारत के अंदरूनी निर्माण को छत प्रदान करती है, जबकि दूसरी परत बाहरी निर्माण को ताज स्वरूप प्रदान करती है। भारत में अपनाए जाने से पहले कुछ समय के लिए डबल गुंबद बनाने की विधि पूर्वी एशिया में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में इस्तेमाल किया जाने वाला यौगिक कौन सा है? बोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड या ई, ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का उपयोग अत्यधिक पसीना रोकने के लिए चुभती गर्मी के पाउडर में किया जाता है। बोरिक एसिड का उपयोग मामूली जलन या कहीं कट जाने पर एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है और कभी कभी ड्रेसिंग या सैल्व में उपयोग किया जाता है। यह जीवाणु रोधी यौगिक के रूप में बोरिक एसिड का उपयोग मुहासे के उपचार के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में प्रदूषक के रूप में मौजूद आयरन और मैंगनीज को हटाया नहीं जा सकता है। ऑक्सीकरण और निस्पंदन के बाद क्लोरोनीकरण, आयन स्थानांतरण प्रक्रिया, चूना सोडा प्रक्रिया या मैंगनीज जिलोआइड प्रक्रिया या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज क्लोरोनीकरण। जल क्लोरोनीकरण जल में क्लोरीन या हाइपोक्लोराइट मिलाने की प्रक्रिया है। इस विधि का उपयोग नल के पानी में कुछ बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। क्योंकि क्लोरीन अत्यधिक विषैली होती है, विशेष रूप से जल जनित रोगों जैसे कि हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि के प्रसार को रोकने के लिए क्लोरोनीकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है कौन सा है? पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, बीटा कण या ऑप्शन ई। इसका आंसर है पॉजिट्रॉन। एक ही द्रव्यमान और विपरीत आवेश के कण के साथ संबंध एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, जिस पर धन आवेश होता है और कुछ प्रकार के रेडियोधर्मी क्षय में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। विपरीत भी सच है, पॉजिट्रॉन का एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोप के रासायनिक गुण क्या है? समान होने चाहिए, अलग होने चाहिए, समान आवश्यक नहीं है, अलग होने की आवश्यकता नहीं है या ऑप्शन ई। एंड आंसर इज समान होने चाहिए। कसी तत्व के समस्थानिक में समान रासायनिक गुण होते हैं क्योंकि उसके पास उस तत्व के परमाणु के समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्था समान होने के कारण रासायनिक गुण भी समान होते हैं। उसके पास अलग अलग संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं जो द्रव्यमान संख्या को प्रभावित करते हैं। द्रव्यमान संख्या भौतिक गुणों को निर्धारित करती है, जैसे उबलना, पिघलना, घनत्व आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू का खट्टा स्वाद निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज साइट्रिक एसिड। नींबू के रस में लगभग 5% साइट्रिक एसिड होता है जो नींबू को खट्टा स्वाद देता है। कई फलों में 2 से 3% तक साइट्रिक एसिड पाया जाता है, लेकिन नींबू में प्रचुर मात्रा में साइट्रिक एसिड होता है। नींबू के रस का विशिष्ट खट्टा स्वाद इसे पेय और खाद्य पदार्थों जैसे नींबू पानी आदि में उपयोगी बनाता है। अगला सवाल है, ग्लाइकोल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है? नायलॉन, कृत्रिम रेशम, टेरिलिन, रबड़ या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज टेरिलिन। मोनोएथिलीन ग्लाइकोल, जिसे एथिलीन ग्लाइकोल या साधारण ग्लाइकोल के रूप में भी जाना जाता है, का ज़्यादातर पॉलिएस्टर फाइबर और पॉलीथाइल टेरिफ्रेथिलेट रेजिन के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। पॉलीइथाइनिल टेरेफ्रेथिलेट का उपयोग कपड़ा, बड़े शीतल पेय कंटेनर, फोटोग्राफिक फिल्म और ओवरहेड पारदर्शिता का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के किण्वन फर्मेंटेशन के दौरान वह यौगिक जो हमेशा बनता है, मिथाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एथिलीन या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज एथिल अल्कोहल। किण्वन फर्मेंटेशन
चीनी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। इस प्रक्रिया में खमीर कोशिकाओं द्वारा एंजाइमों का उपयोग किया जाता है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया ग्लूकोज को शराब और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिजमाइट है। ब्रिजमाइट क्या है? टेम्स नदी पर एक पुल, एक खेल का नाम, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला खनिज, संगीत का नाम या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला खनिज। ब्रिजमेनाइट मिनरल्स सिलिकेट परवोस्काइट SiO3 पृथ्वी पर सामान्य रूप से पाया जाता है। इसे तेनहम चीन ड्राइट उल्कापिंड में खोजा गया था। SiO3 पदार्थ एकीमोटाइट पदार्थ के एक अन्य रूप के साथ जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंथेटिक डिटर्जेंट तैयार किया जाता है उच्च फैटी एसिड के पोटेशियम लवण से, उच्च वसायुक्त पदार्थ के सोडियम लवण से, पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से, ग्लिसराइड से या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से। सिंथेटिक डिटर्जेंट पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से तैयार किए जाते हैं। यह एक लंबी श्रृंखला बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण है या लंबी श्रृंखला एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण है। डिटर्जेंट के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण पानी में घुलनशील होते हैं, इसलिए कठोर जल में डिटर्जेंट से पहले सफाई क्रिया अप्रभावित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कागज उद्योग में लुगदी विरंजन के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? हल्के सल्फ्यूरिक अम्ल, ग्लूकोज आइसोमेरेज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आयोडीन और जल या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लकड़ी की लुगदी का विरंजन लुगदी के रंग को कम करने के लिए किया जाने वाला रासायनिक प्रसंस्करण है, जिससे लुगदी सफ़ेद हो जाती है। मैकेनिकल पल्प के लिए क्लोरीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला विरंजन तत्व है। यह चुनिंदा गैर सुगंधित संयुग्मित समूहों को दृश्य प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार ऑक्सीकरण करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन संक्रमण धातुओं द्वारा उत्प्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गैस का आणविक द्रव्यमान है इसके वाष्प दाब का दोगुना, इसके वाष्प दाब के बराबर, इसके वाष्प दाब का आधा, इसके वाष्प दाब से संबंधित नहीं है या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज इसके वाष्प दाब का दोगुना। किसी भी गैस का अणुभार उस गैस के एक कण का द्रव्यमान होता है जिसे एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है। यह किसी भी गैस के आणविक द्रव्यमान के हाइड्रोजन के संबंध में घनत्व से दोगुना है, जिसके एक अणु में दो परमाणु होते हैं। यह इसके वाष्प दाब से दोगुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाज़ों और कपड़ों में भूरे रंग के धब्बे जल के किस तत्व की उच्च मात्रा की उपस्थिति का संकेत देते हैं? मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, आयरन या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द आंसर इसका आंसर ई है, ऑप्शन ई। लौह मैंगनीज के कारण जहाज़ों और कपड़ों में भूरे रंग के धब्बे सामान्य तौर पर लोहे की उच्च मात्रा की उपस्थिति हो सकते हैं। यह कपड़े धोने, चीनी मिट्टी के बर्तन, व्यंजन, सामान्य बर्तन, यहाँ तक कि कांच के बने बर्तन के लाल भूरे रंग के दाग का कारण बनता है। मैंगनीज एक सामान्य तरीके से कार्य करता है। इससे भूरे काले दाग का निर्माण होता है, जिसे साबुन और डिटर्जेंट द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आयोडेक्स दर्द निवारक बाम की गंध है। मिथाइल सैलिसाइलेट, एथिल सैलिसाइलेट, प्रोपाइल सैलिसाइलेट या ब्यूटाइल सैलिसाइलेट या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज मिथाइल सैलिसाइलेट। आयोडेक्स में मिथाइल सैलिसाइलेट की विशिष्ट गंध होती है, जो प्राकृतिक रूप से पौधों की कई प्रजातियों विशेषकर विंटरग्रीन द्वारा उत्पादित एक कार्बनिक एस्टर है। इसका उपयोग जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द के इलाज के लिए एनाल्जेसिक के रूप में उच्च ताप पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा सामान्यतः एक वायु प्रदूषक नहीं है? हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड। 6 वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, शीशा, पार्थिविक ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कणीय पदार्थ और सल्फर डाइऑक्साइड हैं। ऑटोमोबाइल, ट्रकों और जेट हवाई जहाज़ों में गैसोलीन और अन्य हाइड्रोकार्बन ईंधन के दहन से प्राथमिक वायु प्रदूषण पैदा होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे आमतौर पर हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, का उपयोग शल्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा में दर्द निवारक और एनाल्जेसिक प्रभावों के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉप वेल्डिंग में ऑर्गन का उपयोग इसकी वजह से किया जाता है? धातु के साथ कम प्रतिक्रिया, धातु के गलनांक को कम करने की क्षमता, उच्च ज्वलनशीलता, उच्च कैलोरी मान, या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज धातु के साथ कम प्रतिक्रिया। ऑर्ग वेल्डिंग में ऑर्गन को एक परीक्षण गैस के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस है और कोई यौगिक नहीं बनाती है। वेल्डिंग के लिए आवश्यक उच्च तापमान पर वेल्डेड होने वाली धातुएं वातावरण में तत्वों के लिए अत्यधिक प्रतिक्रियाशील हो जाती हैं। इन तत्वों के प्रदूषण से वेल्डिंग आर्क में भंगुर वेल्ड और अस्थिरता हो सकती है, जिसके लिए ऑर्गन और अन्य अक्रिय गैसों का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिलिन एथिलीन ग्लाइकोल का एक संघनन बहुलक है और यह कौन सा अम्ल है? बेंजोइक अम्ल, सैलिसाइक्लिक अम्ल, फेथिलिक अम्ल, टेरिफेथिलिक अम्ल, या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज बेंजोइक अम्ल। टेरिलिन इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिफ्लेथिलिक अम्ल का सह बहुलक है। इसे ड्रैकॉन के रूप में भी जाना जाता है। यह जल के अवशोषण के साथ एथिलीन ग्लिसरॉल और टेरिफ्रेथिलीन एसिड के संक्षेपण पॉलीमराइजेशन द्वारा तैयार किया जाता है। जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड के मिश्रण से युक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 420 से 460 के पर प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोलाइट क्या है? हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, डिहाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट, डिहाइड्रेटेड कैल्शियम सिलिकेट, या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट। जियोलाइट एल्यूमिनिया और सिलिका के इंटरलिंक्ड ट्रेडाहेड्रा से बने एल्यूमिनोसिलिकेट खनिज है। सरल शब्दों में यह एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन तत्वों से निर्मित एक अपेक्षाकृत खुले 3 आयामी क्रिस्टल संरचना के साथ ठोस होता है, जिनके बीच जल के अवरोह के साथ क्षार या क्षारीय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, परमाणु विस्फोट से ट्रिगर होता है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। परमाणु विस्फोट के अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, जिसे विभिन्न माध्यमों से रिएक्टर में नियंत्रित कर ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। जे थॉमसन के प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को आमतौर पर कहा जाता है क्रीम एंड केक, प्लम एंड पुडिंग, प्लम एंड केक, क्रीम एंड पुडिंग, या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज प्लम एंड पुडिंग। सर्वप्रथम 1904 में जे थॉमसन द्वारा परमाणु इलेक्ट्रॉन की खोज के तुरंत बाद परमाणु ने प्लम पुडिंग मॉडल का प्रतिपादन किया गया था। इसके बाद परमाणु नाभिक की खोज की गई थी। इस मॉडल में परमाणुओं को ऋणात्मक अवशोषित इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनाया जाता था। यह मॉडल परमाणुओं के ज्ञात गुणों को प्रतिनिधित्व करने का प्रयास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? राजकुमार अजीम, फर्रुखशियर, सुजाउद्दीन, सरफराज खान, या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज फर्रुखशियर। इसका पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फरुद्दीन मोहम्मद शाह फर्रुखशियर था। इसने 1713 से 1719 तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी प्रदान की थी? दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद, या ऑप्शन ई। एंड आंसर इसका है ऑप्शन ई। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। यही नहीं, शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। मजमुल बहरीन द्वारा की मूल रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे 12 जून 1857 को आरा में शुरू किया गया था। 32वीं रेजिमेंट के 3 क्रांतिकारियों ने लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट को मार डाला। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे। मुंगेर एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां 1857 की क्रांति की कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, या ऑप्शन ई। और इसका आंसर ऑप्शन ई ही है। ए और सी गलत कथन है, डी सही कथन है। आप डी ऑप्शन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में आयोजित पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां अधिवेशन, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 18वां अधिवेशन, या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बिहार में बांकीपुर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में समाचार पत्रों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार बंधु हिंदी में प्रकाशित बिहार का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट, बिहार बंधु को पहले कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था और बाद में इसे पटना से प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड था और इसे पंडित मदन मोहन भट्ट द्वारा शुरू किया गया था। समाचार पत्र द इंडियन नेशनल की शुरुआत दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने की थी। या ऑप्शन ई, उसका आंसर है ऑप्शन ई। ए बी और डी सही कथन है, सी गलत है क्योंकि इसे 1875 में गुरु प्रसाद सेन ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी पुकारे सागर के लेखक कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत, सरस्वती प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयप्रकाश नारायण या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज सरस्वती प्रसाद। सुमित्रा नंदन पंत की बेटी सरस्वती प्रसाद मानस। बिहार के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसका कार्यकाल सबसे कम था? सतीश प्रसाद सिंह, महामाया प्रसाद, दीप नारायण सिंह, जीतन राम मांझी या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद सिंह केवल 5 दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? ई संपदा ऐप, सुगम्य भारत ऐप, सच्चा समाधान ऐप, अभयम ऐप या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज सुगम्य भारत ऐप। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वस्तुतः सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक एक हैंडबुक लॉन्च की। दोनों ऐप विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग द्वारा विकसित किए गए हैं। सुगम्य भारत ऐप एक क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन AIC सुगम्य भारत अभियान के तहत अलग अलग विकलांग व्यक्तियों की पहुंच आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सत्येंद्र कुमार दुबे मेमोरियल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? मयंक सिंह, ब्रजेश ठाकुर, विश्वेश्वर दत्त, कुमार रवि या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज कुमार रवि। पटना के जिलाधिकारी पद पर तैनात कुमार रवि को IIT कानपुर द्वारा साल 2020 के सत्येंद्र कुमार दुबे मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं थे? रामजय सिंह, सुजय कुमार गुहा, आनंद कुमार, विमल कुमार जैन या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज आनंद कुमार। आनंद कुमार को छोड़कर सभी वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गया का विष्णुपाद मंदिर बौद्धों के लिए एक धार्मिक स्थान है। चैतन्य ईश्वरपुरी के शिष्य थे। हरिहर नाथ विष्णु प्रसाद मुजफ्फरपुर में है। महाराजा हरि सिंह देव कर्नाट राजवंश के संस्थापक थे या ऑप्शन ई। और द आंसर इज चैतन्य ईश्वरपुरी के शिष्य थे। वैष्णव विष्णुपाद मंदिर, सोनपुर हरिहर नाथ मंदिर, कर्नाट वंश संस्थापक नान्यदेव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। मैथिली में लिखी गई कीर्ति पताका प्रेम कहानियों का संग्रह है। पटना को अजीमाबाद के नाम से भी जाना जाता है। 1751 में अंग्रेजों ने पटना में एक कारखाना स्थापित किया या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज मैथिली में लिखी गई कीर्ति पताका प्रेम कहानियों का संग्रह है। A, B और C कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया जबकि बिहार का शासक था। श्याम नारायण सिंह, राम नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, अकबर खान या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज राम नारायण सिंह। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया जबकि बिहार के शासक राम नारायण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह आलम द्वितीय को 16वें मुगल सम्राट के रूप में शपथ दिलाई गई। दिल्ली, आगरा, पटना, लाहौर या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज पटना। शाह आलम द्वितीय को 16वें मुगल सम्राट के रूप में पटना में शपथ दिलाई गई। इसे अली गौहर भी कहा जाता है। 14 सितंबर 1803 को इसका राज्य ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आ गया और यह मात्र कठपुतली बनकर रह गया और इसकी मृत्यु 1806 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1786 में पटना में गोलघर डिज़ाइन किया गया था।
किसके द्वारा? जॉन गॉल्स्टीन, लॉर्ड हार्डिंग, कैप्टन हॉपकिंस, मुख्तार अली खान या ऑप्शन ई? एंड द आंसर इज जॉन गॉल्स्टीन। यह पटना गांधी मैदान के पश्चिम में गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसे 1770 के भयंकर सूखे के पश्चात बनाया गया था। नेक्स्ट, 1940 में गिरफ्तार होने और हजारीबाग जेल भेजे जाने के बाद उन्होंने लिखा था बिहार में किराए में कमी यह कैसे काम करता है। कौन थे जिन्होंने यह बुक लिखी थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, योगेंद्र शुक्ल या ऑप्शन ई? एंड द आंसर इज स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इस किताब को हजारीबाग जेल में लिखा था। नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हुई थी। गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन ई? एंड द आंसर इज रामानंद मिश्रा। ए, बी और सी सही विकल्प है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1925 में स्थापित प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? पीएमसीएच, एनएमसीएच, एसकेएमसीएच, डीएमसीएच या ऑप्शन ई? एंड द आंसर इज पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट, डोमकच लोक नृत्य आमतौर पर किसके द्वारा महिलाओं द्वारा किया जाता है? डोमकच लोक नृत्य आमतौर पर किसके दौरान महिलाओं द्वारा किया जाता है? विवाह के दौरान, बच्चे के जन्म के दौरान, सोहराई, काली पूजा या ऑप्शन ई? एंड द आंसर इज विवाह। विवाह के दौरान इस नृत्य को महिलाओं द्वारा किया जाता है। डोमकच बिहार झारखंड की महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। इसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता है। बिहार विधानसभा के पहले स्पीकर थे कर्पूरी ठाकुर, श्री विजय कुमार चौधरी, राम दयालु सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह या ऑप्शन ई? एंड द आंसर इज राम दयालु सिंह। बिहार विधानसभा के पहले स्पीकर थे राम दयालु सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में कोई व्यक्ति भारत के संविधान के तहत नागरिकता नहीं खोता है? त्याग द्वारा, समाप्ति द्वारा, अभाव से या प्राकृतिककरण द्वारा? इसका आंसर है प्राकृतिककरण द्वारा। कोई व्यक्ति भारत के संविधान के तहत प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता नहीं खोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा द्वारा निष्पादित कार्यों के बारे में गलत है? इसने मई 1948 में राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता की पुष्टि की। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीतों को अपनाया। इसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना या ऑप्शन ई? इसका आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। कथन एक गलत है। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। कथन दो सही है। इसने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। कथन तीन सही है। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया। और कथन चार सही है। इसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विभिन्न निर्णयों में से भारतीय संविधान के मूल ढांचे के मूल तत्वों के रूप में उभरा है? संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय, संविधान का संघीय चरित्र, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र या ऑप्शन ई? एंड इसका आंसर है ऑप्शन ई। सभी कथन सही है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक यह परिभाषित या स्पष्ट नहीं किया है कि मूल तत्व क्या है। संविधान की संरचना, विभिन्न निर्णयों से उपजे विभिन्न प्रश्न, संविधान की मूल संरचना के गठन की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान की मुख्य विशेषताएं नहीं है? संघीय पूर्वाग्रह के साथ एकात्मक प्रणाली, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण या उपयुक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन ई जो भी है। इसका आंसर है संघीय पूर्वाग्रह के साथ एकात्मक प्रणाली। संघीय पूर्वाग्रह के साथ एकात्मक प्रणाली भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य, केवल देशी रियासतों के प्रतिनिधि, लोगों द्वारा प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर या सरकार द्वारा नामांकित या ऑप्शन ई? एंड द आंसर इज प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य। संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है। क्यों अलग है? वास्तविक और नाममात्र कार्यकारी दोनों है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली,
द्विसदनीय विधायिका, न्यायिक समीक्षा की प्रणाली या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज न्यायिक समीक्षा की प्रणाली। भारत में न्यायिक समीक्षा की प्रणाली यूएसए से ली गई है। यूएसए में संसदीय प्रणाली की बजाय अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। संसदीय सरकार, कानून का नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार संबंधी लेखन, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय प्रणाली आदि ऐसी विशेषताएं हैं जो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अपनाई गई है। इसलिए सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? मादक पेय की खपत पर रोक लगाने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, पोषण और लोगों के जीवन को स्तर को बढ़ाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देने के लिए, या ऑप्शन ई। और इसका आंसर है ऑप्शन ई। मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ। गांधीवादी सिद्धांतों में शराब की दुकानों की प्रतिबद्धता शामिल थी, इसलिए विकल्प ए सही है जबकि बी गलत है। पर्यावरण की सुरक्षा एक अपेक्षाकृत हाल की घटना है, यह 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। विकल्प सी गलत है, यह एक समाजवादी सिद्धांत है। डी सही है। हरिजनों के उत्थान में गांधी जी का कार्य सर्वविदित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत का पता लगाया जा सकता है? 1853 का चार्टर अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद से कार्यकारी और विधायी कार्य को अलग किया गया। दूसरे शब्दों में इसने एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद बनाई। यह मिनी संसद के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बृहद भारतीय संविधान का कारण नहीं है? देश की विविधता, केंद्र और राज्य के लिए विस्तृत प्रावधान, देश की विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करना, स्वतंत्रता के समय भारत के शिशु लोकतंत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए, या ऑप्शन ई। एंड आंसर इज देश की विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करना। भारतीय आबादी को संविधान की व्यापकता से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह भाषा, जाति और पंथ की विविधता है जिसकी हमारे संविधान द्वारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों के माध्यम से रक्षा करना है। यह भी महसूस किया गया कि नव लोकतंत्र के सुचारू कामकाज को खतरे में डाला जा सकता है जब तक कि संविधान में उन चीज़ों का उल्लेख नहीं किया गया है जो अन्य कानूनों में सामान्य कानून के लिए छोड़ी गई थी। यह बताता है कि क्यों हमारे पास न्यायपालिका, यूपीएससी, चुनाव आदि के संगठनों के बारे में विस्तृत प्रावधान है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसका असर शिक्षा पर नहीं पड़ा है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, या ऑप्शन ई। इसका आंसर है ऑप्शन ई। डीपीएसपी अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य के सभी बच्चों के बचपन की देखभाल और उचित शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा जब तक वे 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते। अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों का एक भाग, राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को इस तरह से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जैसे कानून राज्य द्वारा निर्धारित हो। अनुच्छेद 51 को 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है और इसमें लिखा गया है कि माता पिता या अभिभावक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संसद को एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। ऐसे क्षेत्रों के संबंध में राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी है। केंद्र ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यों को निर्देश दे सकता है। वार्षिक या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता हो तब राज्यपाल को प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज संसद को एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है।
किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार संसद को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को है, इसलिए कथन ए गलत है। अपने ज्ञान के आधार पर राष्ट्रपति अपने क्षेत्र को बढ़ा या घटा भी सकते हैं, अपनी सीमा रेखाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे पदनाम को बचा सकते हैं या संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से किसी क्षेत्र पर ऐसे पुनः पदनाम के लिए नए आदेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसे गोपनीयता की एक अतिरिक्त शपथ लेनी होगी जो अन्य राज्य मंत्रियों के समान है। वह राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य हो सकता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, या ऑप्शन ई। और इसका आंसर है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेषण रिट का सही वर्णन करता है? न्यायालय निम्न न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी को उच्च प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष लंबित मामले को स्थानांतरित करने का आदेश देती है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय निम्न न्यायालय को आदेश देता है जब कोई मामला उसके अधिकार क्षेत्र में जाता है। न्यायालय ने संज्ञान में पाया कि एक विशेष पदाधिकारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस प्रकार किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। न्यायालय का आदेश है कि गिरफ्तार व्यक्ति को इसके समक्ष पेश किया जाना चाहिए, या ऑप्शन ई। और इसका आंसर है ऑप्शन ए। न्यायालय निम्न न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी को उच्च प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष लंबित मामले को स्थानांतरित करने का आदेश देती है। उत्प्रेषण रिट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, वस्तुनिष्ठ मानदंडों के साथ प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करना, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड इसका आंसर है सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। भारतीय रिजर्व बैंक देश का मुख्य मौद्रिक प्राधिकरण है। इसके अतिरिक्त यह केंद्रीय बैंक और राज्य सरकारों के बैंक के रूप में कार्य करता है। यह मौद्रिक नीति तैयार करता है, लागू करता है और निगरानी करता है, और साथ ही यह उत्पादक क्षेत्रों के लिए ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना और उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना है। भारत सरकार ने सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे सरकारी बॉन्ड खरीदते समय कुछ नकद राशि दें। आप इसे क्या कहेंगे? वैधानिक तरलता अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात, न्यूनतम रिजर्व अनुपात, तरलता रिजर्व अनुपात, या ऑप्शन ई। और इसका आंसर है ऑप्शन ए, वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात कीमती धातुओं, गोल्ड या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों जैसे तरल संपत्ति की मात्रा है जिसे एक वित्तीय संस्थान को नकदी के अलावा अन्य भंडार के रूप में बनाए रखना चाहिए। SLR का उद्देश्य बैंक ऋण के विस्तार को प्रतिबंधित करना है। ये सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश को बढ़ाने और बैंकों के सॉल्वेंसी सुनिश्चित करने का काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी ढांचा क्षेत्र में नहीं है? बिजली उत्पादन, सड़कों का निर्माण, खाद्य उत्पादन, हवाई अड्डों का विस्तार, या ऑप्शन ई। और इसका आंसर है खाद्य उत्पादन। खाद्य उत्पादन बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, भारत सरकार के बजट आंकड़ों में राजकोषीय घाटा है कुल व्यय, कुल प्राप्तियां, राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, पूंजी प्राप्तियां प्लस बाजार से लिया गया उधार, बचत घाटे और सरकार के बाजार उधार और देनदारियों का योग, या ऑप्शन ई। और इसका आंसर है बचत घाटे और सरकार के बाजार उधार और देनदारियों का योग। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों उधार को छोड़कर के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटे का तत्व राजस्व घाटा है जो कि सरकार के वर्तमान व्यय और कुल वर्तमान प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटे को भारतीय रिजर्व बैंक और बाजार उधार से उधार लेकर वित्त पोषण किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत में प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में सबसे कम है? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, या ऑप्शन ई। और इसका आंसर है बिहार। भारत में प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे कम है। नेक्स्ट, नरसिम्हन समिति ने वित्तीय सुधारों पर एक की स्थापना के लिए समर्थन पेश किया था। बैंकिंग संरचना के 4 स्तरीय पदानुक्रम,
बैंकिंग संरचना के त्रिस्तरीय पदानुक्रम, बैंकिंग संरचना के द्विस्तरीय पदानुक्रम, शीर्ष संस्थाओं द्वारा एकीकृत नियंत्रण या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज बैंकिंग संरचना के 4 स्तरीय पदानुक्रम। नरसिंहन समिति ने बैंकिंग संरचना के 4 स्तरीय पदानुक्रम की अनुशंसा की। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द का अर्थ क्या है? ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, भारी और छोटे उद्योगों दोनों का अस्तित्व, विकसित और अविकसित दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व या ऑप्शन ई। और इसका आंसर है ऑप्शन बी, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही अर्थव्यवस्था को निर्देशित करते हैं। यह बाजार अर्थव्यवस्थाओं और नियोजित अर्थव्यवस्थाओं दोनों की विशेषताओं को दर्शाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मूल विचार यह है कि उत्पादन के साधन मुख्य रूप से निजी स्वामित्व में हैं, बाजार आर्थिक समन्वय का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं और लाभ चाहने वाले उद्यम और पूंजी के संचय आर्थिक गतिविधि के पीछे मूलभूत प्रेरणा शक्ति है। हालांकि एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के विपरीत सरकार राजकोषीय और मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर काफ़ी अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना ने प्राथमिकता दी उद्योग, व्यापार, परिवहन, कृषि या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है कृषि। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र जिसे बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल है पर आधारित थी। इसके कुल योजनाबद्ध बजट में 2069 करोड़ रुपए 7 व्यापक क्षेत्रों में आवंटित किए गए, जिनमें सिंचाई और ऊर्जा, कृषि और सामुदायिक विकास, परिवहन और संचार, उद्योग, सामाजिक सेवाएं, भूमि पुनर्निवास और अन्य क्षेत्रों और सेवाएं प्रमुख हैं। वेज एंड मीन्स एडवांस संदर्भित करता है वाणिज्यिक बैंकों के अस्थायी ऋण प्राप्त करने वाले उद्योग, नाबार्ड से ऋण प्राप्त करने वाले किसान, सरकार को आरबीआई से अस्थायी ऋण मिलना, सरकार को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करना या ऑप्शन ई। और इसका आंसर है सरकार को आरबीआई से अस्थायी ऋण मिलना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी क्रेडिट नीति के तहत उपयोग किए जाने वाले वेज एंड मीन्स एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा राज्य सरकारें भारतीय रिजर्व बैंक से अल्पकालिक फंड प्राप्त करती हैं जिसे 3 महीने में चुकाना होता है। इन फंड्स का उपयोग अस्थायी बेमेल को संतुलित करने के लिए किया जाता है और यह आमतौर पर रेपो दर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा नहीं है? सोना, एडीआर, विदेशी मुद्रा संपत्ति, बैंक और कॉरपोरेट निकायों द्वारा आयोजित विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियाँ या ऑप्शन ई। इसका आंसर है बैंकों और कॉरपोरेट निकायों द्वारा आयोजित विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियाँ। विदेशी मुद्रा भंडार केंद्रीय बैंकों और मौद्रिक प्राधिकरणों के पास होता है जो आमतौर पर विभिन्न आरक्षित मुद्राओं में होता है, ज़्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका में। हालांकि यह लोकप्रिय उपयोग में आमतौर पर स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आरक्षित पदों को भी जोड़ता है। नेक्स्ट, भारत में सामाजिक लेखा प्रणाली को वर्गीकृत किया गया है। आय, उत्पाद और व्यय, उद्यम, घरेलू और सरकार, संपत्ति, देनदारियां और ऋण की स्थिति, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं या ऑप्शन ई। और इसका आंसर है आय, उत्पाद और व्यय। सामाजिक लेखांकन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा एक फर्म अपने परिचालन से समाज पर प्रभाव मूल्य रखना चाहता है। यह अपने शेयर धारकों पर संगठन के प्रभाव का एक व्यवस्थित विश्लेषण है जिसमें लेखांकन विवरण के लिए विश्लेषण किए गए डेटा के हिस्से के रूप में हितकारक इनपुट है। एक सामाजिक लेखा प्रणाली मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय, अंतिम उत्पाद, खपत और कैपिटा के संचय को मापने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कर, रक्षा, उद्योग, कृषि या उपयुक्त में से ऑप्शन ई। और इसका आंसर है ऑप्शन बी, रक्षा। डॉक्टर पी रामाराव समिति रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश के आर्थिक स्वतंत्रता की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कानून का नियम, विनियामक क्षमता, बाजार खुलापन, सरकार का आकार या नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद, विनियामक दक्षता, बाजार खुलापन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, कानून का नियम, मुद्रास्फीति, सकल घरेलू उत्पाद, विकास दर, सरकार का आकार।
नेक्स्ट है नियम, विनियामक दक्षता, मुद्रास्फीति, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज नियम, विनियामक दक्षता, मुद्रास्फीति, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। किसी देश की आर्थिक स्वतंत्रता की गणना आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का उपयोग करके की जाती है, जो आर्थिक वातावरण के 4 प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित है, जिन पर सरकारें आमतौर पर नीतिगत नीति का निर्धारण करती हैं। पहला है कानून का नियम, संपत्ति के अधिकार, भ्रष्टाचार से मुक्ति। दूसरा सरकारी आकार, राजकोषीय स्वतंत्रता, सरकारी खर्च। तीसरा नियामक क्षमता, व्यावसायिक स्वतंत्रता, श्रम स्वतंत्रता, मौद्रिक स्वतंत्रता। चौथा है बाजार का खुलापन, व्यापार स्वतंत्रता, निवेश स्वतंत्रता, वित्तीय स्वतंत्रता। नेक्स्ट, किसी देश में आय का पुनर्वितरण किसके माध्यम से लाया जा सकता है? प्रगतिशील खर्च के साथ प्रगतिशील कराधान, प्रतिगामी व्यय के साथ संयुक्त कराधान, प्रतिगामी व्यय के साथ प्रगतिशील कराधान, प्रतिगामी कराधान संयुक्त अनियोजित व्यय, या ऑप्शन ई। और इसका आंसर है ऑप्शन ई, प्रगतिशील खर्च के साथ प्रगतिशील कराधान। आय का पुनर्वितरण और धन का पुनर्वितरण, क्रमशः आय और धन का हस्तांतरण कुछ व्यक्तियों से दूसरों के लिए कराधान, मौद्रिक नीतियों आदि द्वारा किया जाता है। यह एक संयोजन या प्रगतिशील कराधान है और प्रगतिशील व्यय के साथ प्राप्त किया जाता है। प्रगतिशील एक ऐसा साधन है जो भुगतान करने के कम क्षमता वाले लोगों की कर घटनाओं को कम करने के प्रयास में लगाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे कर उच्च क्षमता वाले वेतन के साथ होने वाली घटनाओं को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर क्या है? वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है, वह दर जिस पर बैंक ग्राहकों को ऋण देते हैं, वह दर जिस पर बैंक आपस में ऋण देते हैं, वह दर जिस पर बैंक उधारदाताओं को उधार देते हैं, या ऑप्शन ई। और इसका आंसर है वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। बैंक दर से तात्पर्य सरकारी ब्याज दर से है, जिस पर आरबीआई बैंकिंग प्रणाली को ऋण प्रदान करेगा, जिसमें वाणिज्यिक, सहकारी बैंक आदि शामिल हैं। ऐसे ऋण या तो सीधे ऋण देकर या पुनर्खरीद करके दिए जाते हैं। इस प्रकार बैंक दर को छूट दर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में गलत है? वह इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संपादक थे, वह कोलकाता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, उन्हें औपचारिक अवधारणा के रूप में राष्ट्रीय चेतना विकसित करने के लिए जाना जाता है, उन्हें आनंद मोहन बोस के साथ साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, या ऑप्शन ई। इसका आंसर है उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। चौथा कथन सही नहीं है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन नेशनल एसोसिएशन की सह स्थापना की थी। ये साधारण ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है, जिसे बोस ने शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र देव, उमेश चंद्र दत्ता के साथ मिलकर बनाया था। नेक्स्ट, सी राजगोपालाचारी द्वारा दिए गए CR फॉर्मूला के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह जिन्ना और मुस्लिम लीग के साथ वार्ता का पक्षधर था। मुसलमानों में स्पष्ट है कि क्या उन्हें एक अलग राज्य बनाना चाहिए। इसने 1944 की गांधी जिन्ना वार्ता का आधार बनाया। उन्होंने कभी भी कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की, या ऑप्शन ई। और इसका आंसर ऑप्शन ई है। CR फॉर्मूला का उद्देश्य अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध का हल करना था। लीग का यह मत था कि ब्रिटिश भारत के मुसलमान और हिंदू 2 अलग अलग राष्ट्र थे और इसलिए मुसलमानों को अपना राष्ट्र होना चाहिए। भारत विभाजन के विचार का कांग्रेस विरोध कर रही थी। CR फॉर्मूला का मुख्य सिद्धांत कांग्रेस के लिए एक प्रस्ताव देना था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सभी लोगों के जनमत संग्रह के आधार पर लीग को मुस्लिम पाकिस्तान की पेशकश की जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन तुर्क साम्राज्य के प्रति ब्रिटिश नीति के विरुद्ध मुस्लिम आक्रोश का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया था? मोपला विद्रोह, खिलाफत आंदोलन, रेशमी रुमाल आंदोलन, या गदर विद्रोह, या ऑप्शन ई। एंड द आंसर इज खिलाफत आंदोलन। भारत में तुर्की की खलीफा के संबंध में खिलाफत आंदोलन सन 1919 में लखनऊ से शुरू हुआ था, जिसमें सितंबर 1920 में कांग्रेस में कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी भाग लिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन VD सावरकर के विषय में गलत है? वह हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन के केंद्र में थे। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया और भाग लिया। उन्होंने मित्र मेला नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। वह महात्मा गांधी की हत्या के आरोपियों में से एक थे, या ऑप्शन ई।
और इसका आंसर है उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया और भाग लिया। हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए सावरकर ने एक हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत के आदर्श का समर्थन किया और 1942 में भारत सरकार के संघर्ष का विवादास्पद रूप से विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष की कृति है। 1765 में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। गांधी जी 1917 में चंपारण समिति के सदस्य थे। या ऑप्शन ई? इसका आंसर है ऑप्शन ई, सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से बहुत प्रभावित थे। भारत में राष्ट्रवाद को विकसित करने के लिए धार्मिक और सामाजिक सुधारों ने बहुत योगदान दिया। क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक विधानसभा बनाना था। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी की शुरुआत की। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। इसका आंसर है क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक विधानसभा बनाना था। क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग एवं समर्थन जुटाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के द्वारा पूर्ण स्वराज्य संकल्प को अपनाया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार छापे और बंदरगाह शहर पर अस्थायी कब्जा किया गया था। खुर्दा की लड़ाई निजाम और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई। या ऑप्शन ई? इसका आंसर है खुर्दा की लड़ाई निजाम और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई। खुर्दा की लड़ाई निजाम और मराठों के बीच लड़ी गई थी, जिसमें निजाम की बुरी तरह हार हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा फराजी आंदोलन के लिए प्रारंभिक कारण था? इस्लाम पर ईसाई मिशनरियों के हमले, हिंदू महाजन का उत्पीड़न, मुस्लिम ज्योतिदारों के प्रति कंपनी की आक्रामक नीति, स्थानीय महाजन अतिरंजित व्यवस्था में थे। या ऑप्शन ई? इसका आंसर है मुस्लिम ज्योतिदारों के प्रति कंपनी की आक्रामक नीति। मुस्लिम किराएदारों के प्रति कंपनी की आक्रामक नीति थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोहों का परिणाम नहीं कहा जा सकता है? यूरोपीय सैनिक भारत में बढ़ाए गए, अलग अलग वर्गों के सैनिकों को मिलाया गया था, व्यापकता का सिद्धांत, हिंदू और मुस्लिमों के साथ समान व्यवहार लिया जाने लगा। या ऑप्शन ई? इसका आंसर है हिंदू और मुसलमानों के साथ समान व्यवहार किया जाने लगा। हिंदू और मुसलमानों को समान रूप से प्रसन्न किया जाने लगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान लॉर्ड वेवेल भारत का वायसराय था? गोलमेज सम्मेलन का पहला अधिवेशन, कैबिनेट मिशन योजना, प्रांतों में कांग्रेस मंत्रालयों का गठन, भारत छोड़ो आंदोलन। या ऑप्शन ई? इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी और ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकार के प्रगतिशील एहसास के लिए स्वशासी संस्थानों का क्रमिक विकास। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से संबंधित है? मॉन्टेग्यू घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा, मेटकॉफ घोषणा। या उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। इसका आंसर है मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा को अगस्त घोषणा के रूप में भी जाना जाता है, अगस्त प्रस्ताव के नाम से नहीं। नेक्स्ट, 1935 में संयुक्त प्रांत से पूर्व आधुनिक उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रांतीय संयुक्त प्रांत, आगरा में इलाहाबाद प्रेसिडेंसी, आगरा अवध संयुक्त प्रांत, आगरा इलाहाबाद अवध संयुक्त प्रांत। या ऑप्शन ई? इसका आंसर है आगरा अवध संयुक्त प्रांत। अब आज की सीरीज़ मैं फिनिश करती हूँ। अब आप जल्दी जल्दी अपने मार्क्स काउंट कर लें, आप अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करें, आपने कितना स्कोर किया है, कितना स्कोर कर सकते हैं। अगर जो भी स्कोर हो, आप निराश बिल्कुल ना हो। अगर आपके कम मार्क्स भी आते हैं तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये रिवीजन करने से आपको एक बहुत अच्छा आपके पास मौका है। आपका जो भी नॉलेज गैप है उसको आप फिल कर सकते हैं। यू स्टिल हैव सफिशिएंट टाइम। आप अभी 1 महीना से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम है। आप अपने नॉलेज गैप को, जहाँ भी आपको लगे कोई पोर्शन स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जहाँ भी लगे वो पोर्शन वीक है तो आपके पास टाइम है, आराम से आप अपने उस वीक पोर्शन को स्ट्रांग करें।
और जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से ये जो रिवीजन सीरीज़ मैं करा रही हूँ सबको उतना ही फ़ायदा मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड हैप्पी रिवाइजिंग। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सीरीज़ में।